हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग जानेंगे कि हिंदी में आप लोग कॉपी कैसे लिखेंगे और क्या कमियां करते हैं। इन सारी चीज़ों को तुलना करके एक एक प्रश्न का फटाफट हम लोग बहुत जल्दी से कम समय में रिवाइज करेंगे। फिर आप लोगों का जो है अब वीडियो रेगुलर मिलेगा जब तक एग्ज़ाम चलेगा। तो चलिए समय ना गंवाते हुए एक एक चीज़ों को फटाफट समझते हैं। जैसे इस टाइप का पेपर ये आएगा, जैसे भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं, जैसे ये प्रश्न है, पहला प्रश्न रहा भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, सरस्वती, ब्राह्मण, हरिश्चंद्र चंद्रिका, आनंद कदम्बिनी। तो इसका सही जवाब है सरस्वती पत्रिका। तो इसका जवाब आप ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे, प्रश्नोत्तर खंड का डालिए, प्रश्नोत्तर नंबर लिखिए का, फिर जो भी है उसका उत्तर। दूसरे प्रश्न का, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह किसका है? ठीक है, तो इसमें ये जो है तब की बात और थी, ये दूसरे प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। तीसरा, द्विवेदी और छायावादी युग में लेखन कार्य करने वाले कौन है? लेखन कार्य दोनों में करने वाले कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये घ वाला, अशोक के फूल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अशोक के फूल, ये रचना है किसकी? ये रहा अशोक के फूल, निबंध है ललित, मनोवैज्ञानिक, या फिर बुद्धि प्रधान, या फिर ऐतिहासिक। ठीक है, तो ये है ललित। ठीक, तो ये हो जाएगा। अगला, रॉबर्ट नर्सिंग होम की में रचना विधा है, तो इसमें रचना विधा कौन सी है ये देखना है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा, ये भैया रेखाचित्र, नाटक, रिपोर्टाज या फिर कहानी, ये चार ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब है रिपोर्टाज। इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखेंगे ये दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न को लिखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर जो भी है बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से, बहुत बढ़िया लिखा गया है। तो का आंसर कौन सा होगा? तार सप्तक, क्या 43 ना, तार सप्तक। देखिए इसको किसने लिखा था? अज्ञेय ने। किसने लिखा है? अज्ञेय जी ने ना लिखा है। पहला वाला जो है जिसको तार सप्तक बोलते हैं, दूसरा वाला 1951 में हो ना, और फिर तीसरा वाला 1900 कितने में था? 1959 में, और फिर 1989। ठीक है, ये क्रमशः प्रथम सप्तक, ये द्वितीय सप्तक, तृतीय, चतुर्थ सप्तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। चलिए, तो इसका जवाब इस तरीके से लिखेंगे। वीर गाथा काल की विशेषता कौन सी है? मुक्तक काव्य रचना, प्रकृति चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण, नारी रूप सौंदर्य चित्रण। ठीक है, तो इसका सही जवाब है युद्धों का सचित्र चित्रण ना, वीर गाथा काल में ना, रणभर चेतक, क्या वो आल्हा उदल की कहानी जिसमें दी गई थी ज्यादातर। तो रीति मुक्त काव्य के रचनाकार कौन है? भूषण बिहारी केशवदास घनानंद। तो घनानंद जो है ये रीति मुक्त है, बाकी भूषण बिहारी घनानंद ये जो है नियमों से बधी हुई रचनाएं करते हैं, इसलिए ये क्या है? रीति मुक्त काव्य के रचनाकार हैं। केशवदास स्वतंत्र रचना करते हैं। ठीक है, घनानंद जो है ये स्वतंत्र रचनाएं करते हैं, तो ये घनानंद, इसका इस प्रकार से लिखेंगे। अगला, कामायनी महाकाव्य के सर्गों की संख्या। तो कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगला, तो क्या इसको बड़ा करके बताया करें क्या? निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति इसमें कौन सी है? चित्रधारा, द्वापर, इत्यलम, अनामिका। ठीक है, तो चित्रधारा जो है जयशंकर प्रसाद की कृति है। अगला तीसरा प्रश्न अब देखेंगे। चलिए अगले पेज पे ये देखते हैं तीसरा प्रश्न इस प्रकार से, निम्नलिखित गद्यांश का पर आधारित प्रश्नोत्तर। देखिए गद्य खंड में 2 दिया रहेगा, 1 करना होगा। देख रहे हैं, जिसको जो आसान लगे वो हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं, ये तीसरा वाला, इसको थोड़ा सा बड़ा करके। तो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है। तो आप पहचान गए होंगे किस पाठ से लिया गया है। इसको देखिए, संदर्भ इसको लिखेंगे। प्रस्तुत, देखिए संदर्भ, इसमें लिखने से पहले यहाँ आप एक काम करेंगे, संकेत जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ संकेत लिखेंगे, तो आपकी कॉपी थोड़ा देखने में भी अच्छी लगेगी और जो है
आकर्षक भी रहेगी। तो संकेत सबसे पहले क्या आप जानते हैं ना, मातृभूमि पर लिख लीजिए, लास्ट में कुछ शब्द लास्ट वाला जोड़ दीजिए डॉट डॉट करके यहाँ पे ऐसे, फिर संदर्भ करके इसको पूरा ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के संकलित राष्ट्र के स्वरूप नामक शीर्षक से अवतरित किया गया, जो लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। इसमें वासुदेव अग्रवाल, देखिए यहीं पे आप एक लाइन और ऐड करेंगे, इसमें वासुदेव अग्रवाल जी ने क्या किया है कि ये पृथ्वी माता, और ये आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी माता और यहाँ पर रहने वाले लोगों के संबंध में जो है पृथ्वी, ये इस प्रकार से, एक मिनट बाबू पहले पूरा पढ़ लें फिर देखा जाए। लोगों के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल ने लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का प्रयत्न किया है। इसे देखिए मोटिव जो इसका निकल रहा है, निचोड़ जो निकलता है ना, इसमें लेखक ने ये काम किया है। जैसे प्रसंग के रूप में लिखा जाता है ना, तो संदर्भ में उसको यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे। बात समझ में आया? चलिए, तो देखिए काफ़ी अच्छी है, इसको और अच्छी भी बनाई जा सकती है इस प्रकार से। चलिए अब देखिए ये प्रश्नोत्तर नंबर 3 का हो गया ना, तो प्रश्नोत्तर नंबर 3 डालिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे का, ठीक है, का, और इसका संदर्भ इस तरीके से लिखेंगे। फिर खा वाला दूसरे प्रश्न का देखिए गंदा संदर्भ लिखना था। दूसरा, लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग किसे कहा है? अब यहाँ पे पढ़ेंगे तो वो मिल जाएगा। तो दूसरा यानी खा वाला यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे और इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, क्या लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने भूमि पर निवास करने वाले मनुष्यों को राष्ट्र का दूसरा अंग कहा है। ठीक, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा ये खा वाला यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। क्या खा गा वाला क्या कह रहे हैं? राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है? राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है? ठीक है, तो देखिए यहीं पे लिखा है ना, पृथ्वी और जन दोनों के, देखिए प्रश्न जो है ना इसी का उत्तर इसी में रहता है, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है? पृथ्वी और जन के लोगों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप प्राप्त होता है। ठीक है, क्या पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले मनुष्यों जन के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। बात समझे? अगला गा वाला, ठीक इसी घा वाला भी इसी प्रकार से आप ऐसे लिख लेंगे। ठीक, तो ये देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी, इस तरीके से लिखेंगे। तो क्या कह रहे हैं लास्ट घा वाले में? ध्यान समझिए। लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है? लेखक के अनुसार पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में उसके पुत्र हैं। लोग उसके क्या हैं? पुत्र हैं। जन, प्रत्येक जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव कराना राष्ट्रीयता की कुंजी है। ठीक है, ये इसमें पढ़ेंगे तो मिलेगी चीजें उत्तर। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या ये इस प्रकार, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थ में पृथ्वी के पुत्र हैं। ठीक, इसी बात को देखिए आप कैसे लिखेंगे। देखिए माहौल बना के लिखना। कैसे? लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी वर्णन करते हैं या इस गद्य खंड के माध्यम से बताते हैं कि पृथ्वी माता है और उस पर रहने वाले सभी लोग उसके सच्चे पुत्र हैं। प्रत्येक लोगों के हृदय में यदि ऐसे संबंध युक्त भावना बसी हो तो वही हमारे देश के राष्ट्रीयता की कुंजी है। ठीक है, इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का आंसर देंगे। अब तीसरे में ये जो अथवा वाली कहानी है, तीसरे में जो अथवा वाली कहानी है उसको जो है हम यहाँ फिलहाल छोड़ रहे हैं। चौथा वाला देखेंगे। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन। ठीक है, तो विश्व की करुणा, इस प्रकार से इसको पूरा पढ़ लेंगे तो, और इस पर आधारित ये प्रश्न रहेगा। आप पहचान चुके होंगे किस पाठ से लिया गया है। ये पाठ से लिया गया है परिवर्तन पाठ से, सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। ठीक है, अब उसी प्रकार से इसमें भी आप यहाँ संकेत डालिए। ठीक है, पहले प्रश्न का आंसर यहाँ का जरूर लिखिए यहाँ पे, और संदर्भ लिख करके फिर आगे उत्तर लिखिए। ठीक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के कवि सुमित्रानंदन पंत जी, थोड़ा सा बड़ा कर दें क्या, कवि सुमित्रानंदन पंत जी, ओहो यहीं देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित परिवर्तन नामक पाठ से अवतरित किया गया। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पे खा ऐसे लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। बात समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, तो इसमें व्याख्या में अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। व्याख्या इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो उसमें आंसर मिलेगा। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। गा घा इस प्रकार से आप क्रम से डाल करके अच्छे से लिखिए। ठीक, चलिए,
तो देखिए पद्य खंड में भी 2 दिया रहता है ना, एक 2 दिया रहता है, जो आपको समझ में आए, जिसका अर्थ आसानी से समझ पाएं, जिसके प्रश्नों का आंसर आप आराम से दे पाएं, उन्हीं का उत्तर आसानी से सरल शब्दों में लिखिए। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं पांचवें में भाग में प्रत्येक में देखिए पैटर्न यही रहता है, पेपर का पैटर्न यही रहता है। पांचवें में देखिए किसी एक लेखक का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना। देखिए आप इस प्रकार से लिखेंगे ना तो ये पूरा का पूरा नंबर मिलेगा आपको अच्छे से। ठीक है, देखिए ये रहा, पहले तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन के बारे में साहित्यिक परिचय लिखेंगे, कृतियां। यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, क्या लिखेंगे, जीवन परिचय के बारे में कुछ यहाँ पे बताइए। ठीक, और फिर ये संक्षिप्त परिचय, यहाँ पे क्या लिखेंगे, संक्षिप्त परिचय लेखक का, और साहित्यिक परिचय विशेष रूप से कहें तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल करके आप इसको अच्छे से पूरा लिख लेंगे। ठीक है, प्रमुख कृतियां जरूर लिख देंगे, कृतियां एक बार आप याद करेंगे लिख लेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो भी आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए पांचवें के बाद, पांचवें में का और खा 2 खंड होते हैं ना, तो ये जो है 5 नंबर का ये लेखक का जीवन परिचय और 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय आता है। ठीक है, चलिए तो अगला ये हम देखते हैं कवि का जीवन परिचय, मैथिली शरण गुप्त जी का इन्होंने लिखा है, तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है पंचलाइट व लाटी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो पंचलाइट लाटी की कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है ये देखना है। तो इसमें देखिए ये क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित ये कहानी पंचलाइट है। इसमें कहानी में क्या है आप लिखेंगे, कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली के सदस्य ने जो है मेले में पंचलाइट खरीदा, जिसे सम्मान की वस्तु मानते थे। पंचलाइट को खरीदने के लिए सभा के सभी सदस्य उपस्थित थे ना। ये सब कहानी अपना लिख लीजिएगा कैसे क्या है। ठीक है, कहानी पर प्रकाश डालना है तो इसका लिख सकते हैं ना, कहानी याद है तो बना के इसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, पंचलाइट को देखने के लिए सभा के सभी सदस्य उपस्थित हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य के लिए पूजा पाठ का प्रबंध कर लेना। तो ये सब चीज़ें आप लिख लेंगे। चलिए तो फिर है ये काव्यखंड वाली बात है। तो काव्यखंड में अलग अलग लोगों का अलग अलग रहता है। ठीक है, तो अपना आपके सिलेबस में जो है उसको आप लिख लेंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे मुक्त यज्ञ काव्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। डिटेल में जो है कल हम लोग पढ़ेंगे, अभी आज फ़िलहाल ये जान लीजिए कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो कल बिल्कुल जिस तरीके से लिखना है उस तरीके से आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो अगला जैसे ये रहा लोकोक्तियाँ मुहावरे का उत्तर लिखना है, तो इसको लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 9। ठीक है, तो इसमें ज़रूर डालेंगे जो वाला प्रश्न आप कर रहे हैं, किसी एक का करें ना, किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करिए। तो जिसका लिखना है तो प्रश्नोत्तर नंबर 9 डाले हैं तो यहाँ पे एक जरूर लिखें। ठीक है, जैसे कौन सा लिख रहे हैं आप, चौथा वाला, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, चांदी काटना, इसका अर्थ क्या है, अधिक धन प्राप्त करना। ओए होए, और फिर वाक्य का प्रयोग क्या, मोहन कंपनी में मैनेजर बन करके इस समय। हाँ ठीक है, अब ये 10वां प्रश्न, इसके बाद गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़ करके उसके प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक, हाँ गद्यांश को पढ़ करके उसके प्रश्नों का उत्तर देना है। अगला पेज देखें। चलिए ये रहा 10वां। इसमें देखिए क्या है, पूरा ये कहानी पढ़ लीजिए, है ना। जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण बताए गए हैं, गद्यांश का शीर्षक निर्धारित कीजिए, भारत में नारी का महत्वपूर्ण स्थान किस काल में था। तो इसको पढ़ेंगे तो भैया इसी में इसका आंसर मिल जाएगा, आप आसानी से देख करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद ये रहा। ठीक, चलिए 11वें में क्या, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सही अर्थ चयन करके लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 11 का जैसे इसमें देखिए अभिराम अविराम, अविराम मतलब रुकना, अविराम मतलब विराम ना हो, मतलब लगातार। तो लगातार दूसरे में यही दिख रहा है तो यही होगा। ठीक है, अभिराम अविराम क्या होगा, सुंदर लगातार, राम लक्ष्मण सुंदर मजबूत, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं है तो यही होगा। अम्बुद अम्बुज अम्बुद, देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 11 का।
ठीक है, सही है। अब इसमें पहले में अभिराम अविराम, बहुत बढ़िया। कौन सा सही है? ए वाला, बिल्कुल। ये इसी प्रकार से आंसर लिखेंगे, ये सही है। ठीक है, और फिर दूसरे का आंसर कौन सा है? अम्बुज अम्बुद। देखिए जिसमें अंत में जा आए ना, जब जा आए तो वो कमल होता है, जब दा आए तो बादल होता है। दा अंत में हो तो बादल होता है, जा है तो कमल होता है, और यदि धा अंत में आ जाए तो क्या होता है? समुद्र। ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि जा है तो क्या? कमल, और दा है तो बादल, और धा है तो समुद्र। ठीक है, तो कमल और बादल इसका हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। जैसे कपि मतलब क्या होता है? बंदर। द्विज, तो यहाँ द्विज का लिख दिए हैं दांत पक्षी। ठीक है, चलिए आली छोड़िए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है। एक शब्द जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके वो क्या होगा? अज्ञेय। ठीक, इस प्रकार से प्रश्नोत्तर नंबर 9 लिखे हैं, 11वें का लिखे हैं ना, तो का यहाँ पे लिखेंगे। का दोनों हो गया। फिर खा वाला, प्रश्नोत्तर नंबर 11 का खा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 11 का खा कि इसमें खा वाला कहाँ है? ये खा वाले में दूसरा वाले का आंसर दिए ना, तो यहाँ दूर लिख दीजिए। ठीक, और फिर प्रश्नोत्तर नंबर 11 का गा वाले में इस प्रकार से यहाँ डबल लाइन जरूर खींचिए, और फिर यहाँ पे जिसे जाना ना जा सके वो क्या है? अज्ञेय। ठीक, पहले का यहाँ नंबर 1 लिखेंगे। ठीक है, गा वाले में ये पहले वाले का लिखे हैं। फिर दूसरा वाला, जिसके समान दूसरा ना हो वो क्या होता है? अद्वितीय, यानी दूसरा वाले का ये हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, जिसमें दोष नहीं होता है, क्या है? निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जिसमें दोष नहीं होता है, या करें किसमें दोष नहीं होता है, क्या हो जाएगा? कौन में दोष नहीं होता, इसका क्या हो जाएगा? किसमें दोष नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये इस प्रकार से आप छांट के लिख सकते हैं। अगला है श्रृंगार रस व करुण रस के अस्थाई भाव ना, और उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है, तो श्रृंगार रस और करुण रस में करुण रस का लिख दिए। ठीक है, तो कैसे लिखें? प्रश्नोत्तर नंबर 12। ठीक है, ये ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे का। ठीक, का क्या लिखेंगे? करुण रस। करुण रस क्या? जब शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति से, जिस रस की निष्पत्ति होती है उस रस को करुण रस कहते हैं। ठीक है, काव्य का वर्णन करते समय किसी विशेष व्यक्ति या गुण वाले व्यक्ति को देख करके क्या होता है? जब शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो वो क्या होता है? कष्ट होता, तकलीफ होती है, तो करुण रस होता है। ठीक है, अभी मुकुट बधा ही था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खिले नहीं थे सुमन सोने कपोल, है ना, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनलंगार। तो ये जो है उदाहरण आप लिख देंगे। अस्थाई भाव इसका क्या है? शोक। विभाव, जिसके कारण ये स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो विभाव। विभाव में दो भाग होते हैं, आलंबन या फिर उद्दीपन। जिसके द्वारा उत्पन्न होता है वो आलंबन है, जैसे पति की मृत्यु हो गई, आलंबन हो गया। उद्दीप्त कौन कर रहा है? जो मुकुट बधा था माथ, वो मुकुट को जब देखती है, उसके पति की मृत्यु हो गई है जल्दी ही, तो वो मुकुट जो बधा था माथ पे उसको देखती है तो उसको रुलाई आती है ना, और साथ ही साथ अपना हाथ देखती है, हल्दी लगी हुई थी, वो कितनी सपने सजाए रहती है, वो सभी चूर हो जाते हैं। तो ऐसे में उसको तकलीफ होती है। वो उद्दीप्त करने का कार्य, इस शोक के भाव को उद्दीप्त कौन कर रहा है? ये माथे पर जो मुकुट लगा हुआ है या जो हल्दी के हाथ थे वो देख करके वो उद्दीप्त हो रही, मतलब उसके शोक का गुण और बढ़ रहा, मतलब शोक और बढ़ जा रहा है, स्थायी भाव और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। अनुभाव, अनुभाव मतलब जो आप अनुभव करते हैं, अनुभव करके जिसको प्रदर्शित कर लेते हैं। जैसे आप अनुभव कर रहे हैं, शोक का भाव अनुभव कर रहे हैं, तो रुलाई आ रही ना, रो रही हो बेचारी, मन उदास है, तो वो जो है रोना या फिर चिल्लाना या अपने बारे में अपनी विरह बात को रो रो करके किसी से कहना, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? अनुभव होंगी। संचारी भाव, जो भाव आपके अंदर जो उत्पन्न होता है, जिसे आप दिखा नहीं सकते हैं, जिसे आप दिखा नहीं सकते पर फिर भी दिख जाता है ना। आप दुखी हैं तो वो बाहर से दिख जाता है, अलग बात है। अंदर से दुखी होते हैं, अंदर से खुश होते हैं, वो चीज़ें संचारी भाव होती हैं। ठीक है, चलिए अगला, ये दूसरा क्या है? अनुप्रास या फिर उपमा अलंकार। क्या? अनुप्रास या फिर उपमा अलंकार। तो अनुप्रास में क्या होता है? एक ही शब्द या वर्ण की आवृत्ति, जब एक ही वर्ण, शब्द नहीं, एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है ना। जैसे कितने सारे उदाहरण ना, कनक कनकते 100 गुणी मादकता अधिकाय ना, और न का आ रहा है ना, चाचा चौधरी की चबूतरे कर सकते हो ना, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल छल में ना। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी की रात में चांदी के चम्मच से 4 बार चटर चटर।
ना। चलिए, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। तो ये क्या उपमा अलंकार, क्या उपमेय में उपमान की संभावना या तुलना की जाती है, तो वहाँ पे होता है उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार को हम पहचानते कैसे हैं, सा सी से सरिस ऐसा जैसा तैसा यदि आ जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ठीक, तो ये हो गया भैया। चलिए अगला इसके बाद देखते हैं हम, ये भी कहानी हो गई। ठीक है, हाँ, इसके बाद अगला, ये अतः चौपाई और कुंडलिया छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो चौपाई में क्या होता है, ये सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, निरख सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेहु सराहन लागे होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। ठीक है, तो इसमें देखिए मात्राएं कैसे गिनते हैं, एक बार ट्रिक जल्दी से हम बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि आ की मात्रा आए, छोटा ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा या फिर री की मात्रा आए ना, तो वहां पे एक मात्रा गिनते हैं। ठीक है, लघु होता है। इसके अलावा यदि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ध्यान से सुनिएगा, फिर भूलेंगे नहीं कभी, ध्यान से सुनिएगा। ओ, औ, अंग और अह की मात्रा आए तो वो हो जाता है क्या, गुरु हो जाता है, यानी 2 मात्रा इसके लिए गिनते हैं। ठीक है, मात्राएं तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो दिखा दे रहे हैं। देखिए, आ के लिए तो कुछ लगाएंगे नहीं, ऊ के लिए ये छोटा ऊ, छोटी ई और ये री होता है। इधर मात्रा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, और ये ए, ऐ, ये रहा ओ, औ, अंग, अह तो जान ही रहे हैं। तो ये मात्राएं दिख जाएं तो 2 गिनेंगे, नहीं तो 1 गिनेंगे। इसके अलावा उच्चारण के आधार पर है, जिस पर ज़्यादा जोर लगता है ना उसके लिए 2 मात्रा गिनते हैं, जिसमें कम लगता है 1 मात्रा गिनते हैं। तीसरी बात, यदि आधा अक्षर दिख जाए, क्या, आधा अक्षर दिख जाए, ध्यान से सुने, आधा अक्षर दिख जाए तो इसके आगे वाला जो अक्षर होता है, लेटर होता है, वर्ड होता है उसको गुरु गिनते हैं, 2 मात्रा गिनते हैं। ठीक, ये तरीका है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। जैसे निरख ही देख रहे हैं, छोटी ई लग रहा है ना, तो एक गिनेंगे। सिद्ध, ठीक है, ये देखिए धा सी पे छोटी मात्रा लगी तो 1 गिनना चाहिए, लेकिन यहाँ आधा है तो आधा के आगे जो है 2 गिनते हैं। तो इस प्रकार से ये मात्राएं इसमें लग जाएंगी। डिटेल में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगला है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में। ठीक, तो ये देखिए औपचारिक पत्र है। कौन सा, औपचारिक। औपचारिक का फॉर्मेट यही होता है, बढ़िया लिखे हैं। तो क्या होगा, सेवा में श्रीमान जो है, पहले सबसे पहले मुख्य अधिकारी के बारे में बताएंगे, फिर उसका पता लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद विषय लिखेंगे। विषय लिखने के बाद देखिए यहाँ पर ये वाला निशान लगाएंगे, विषय लगाने के बाद 2 बिंदु ऊपर नीचे। ठीक, फिर नीचे लिखेंगे महोदय। महोदय लिखने के बाद ये जगह छोड़ करके यहाँ से शुरू करेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं जो भी कहानी होगी अपना लिख दीजिएगा, रोना धोना जो भी ना, मुझे खाता खुलवाना है, मेरी ये समस्या है, वो है, अपना जो भी लिखना है। यहाँ पे ये पहली लाइन लिखेंगे। दूसरी वाली लाइन जब यहाँ से शुरू करेंगे ना, तो ये वाली लाइन यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, ये महोदय के सीट से, कहाँ पे, ये महोदय जहाँ से यहाँ किए हैं ना, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। पहली लाइन यहाँ से, दूसरी वाली यहाँ से, तीसरी वाली यहाँ से, सब चीज़ें यहाँ बता दीजिए। ठीक है, फिर आप लिखेंगे जब अतः आपसे निवेदन है कि बैंक में मेरा नया खाता खोल दीजिए, तो वो कहानी आप यहाँ से लिखेंगे जैसे यहाँ से शुरू किए थे, और फिर अगली लाइन यहाँ से शुरू करेंगे। इस तरीके से ये फॉर्मेट होता है। फिर नीचे धन्यवाद दिनांक करके इधर अपना पता दे देंगे। ठीक, ये होता है औपचारिक का। यदि अनौपचारिक पत्र आ जाए, अनौपचारिक मतलब यदि आप लिख रहे हैं किसी अपने सगे संबंधी, मित्र या माता पिता किसी को, ठीक है, तो उसके लिए दोनों पता यहीं पे रहता है, पहले प्रेषक का, फिर जिसके पास भेज रहे हैं उसका। ठीक है, तो ये कि याद रख लीजिए यार, इसी से काम हो जाएगा। देख रहे हैं, ये बैंक खाता वाला है। फिर अपने क्षेत्र में प्रदूषण उत्पन्न की स्थिति में वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र को, संपादक को देखना ना, किसी अधिकारी को लिखना है, या शिकायत के लिए स्कूल में प्रार्थना पत्र, या किसी प्रकार के छात्रवृत्ति के लिए लिखना, तो सारे पत्र जो है औपचारिक ही होते हैं, और औपचारिक का फॉर्मेट यही होता है जो हमने यहाँ पे बताया है। ठीक है, चलिए, तो देखिए पत्र अच्छा लिखा गया है। ये फॉर्मेट जो है इस तरीके से यदि आप बनाएंगे तो वो पूरी तरीके से सटीक फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो आज का ये अंतिम, अब ये जो है निबंध लेखन, निबंध बहुत बढ़िया इस तरीके से लिखें। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ऊपर प्रश्नोत्तर नंबर 11। ठीक, और फिर बेरोजगारी की समस्या, जैसे इसमें चौथा है ना, तो यहाँ आप लिखेंगे 4, और फिर बेरोजगारी की समस्या, इसमें रूपरेखा में
सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और अंतिम हेडिंग उपसंहार। ठीक है, पहली प्रस्तावना, अंतिम उपसंहार, बीच में चीज़ें जो भी घटेंगी, मतलब जो भी घटनाएं हैं जिससे रिलेटेड है वो चीज़ लिख करके आप इस प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, चलिए तो ये देखिए, ये एक झलक में हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया लिखा गया है उपन्यास, इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो बस यहीं तक, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।